कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी के ये थर्ड लेक्चर में। इससे पहले हमने दो क्लास करवाए हैं और दो क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम क्या था। फर्स्ट चैप्टर का नाम था पृथ्वी सौरमंडल में, यानी कि सौरमंडल से रिलेटेड हमने पढ़ा है और पृथ्वी के बारे में जाना है। आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। यानी हम ग्लोब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आज जानेंगे एंड अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ाया गया था उसका कहानी थोड़ा सा डिफरेंट था और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका कहानी उससे अलग है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए क्या लिख रहा है पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यानी जो पृथ्वी है इस पे दो ध्रुव है, एक है उत्तरी ध्रुव और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवों पर यह थोड़ी चपटी हुई है और बीच में थोड़ा सा उभरा हुआ है। यह है हमारा ओरिजिनल पृथ्वी का शेप, यानी थोड़ी सी चपटी है और मध्य में क्या है, थोड़ी उभरी हुई है। कह रहा है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। आपके क्लासरूम में, आपके स्कूल में या फिर आपके किसी न किसी आपने ऑफिस में देखा होगा कि एक ग्लोब रखा रहता है। ग्लोब क्या है? ग्लोब वास्तव में पृथ्वी का ही लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब जो है ये पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। कहने का अर्थ ये है कि ग्लोब जो आप देखते हैं वास्तव में पृथ्वी हूबहू उसी टाइप का है। और ग्लोब पर जो सागर, महासागर, महाद्वीप, देश का जो साइज आपको दिखाया जाता है वो भी लगभग एग्जैक्ट साइज दिखाया जाता है। जिस साइज का आप देखते हैं कि जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, आप देखते हैं चाइना थोड़ा सा बड़ा है एरिया में भारत से, तो ग्लोब पर भी आप देखते हैं कि जो चाइना है उसका एरिया ज़्यादा है भारत के अपेक्षा। तो इस कारण से ग्लोब जो है वो एग्जैक्ट पृथ्वी का ही रूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब कुछ ऐसे मार्केट में आते हैं जो आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजी वे में ले जा सकते हैं। पॉकेट में भी रखने योग्य होता है। कुछ गुब्बारा टाइप होता है जिसमें हवा भरिएगा तो वो ग्लोब बन जाएगा और फिर हवा निकाल दीजिए तो पॉकेट में रख लीजिए। इस टाइप का भी होता है। तो खैर छोड़िए, वो सब तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें जो एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट है इसको हम कैसे पहचानें। क्लियर है? अब आइए ग्लोब के बारे में समझते हैं। आप ग्लोब को इमेजिन कीजिए। ग्लोब में एक स्फेरिकल शेप होता है लगभग, और आप उसको हाथ में रख के इस तरीके से, जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करता है उसी प्रकार से आप ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा सकते हैं। तो आप देखते होइएगा कि ग्लोब में एक सुई बीच में निडल टाइप इस तरीके से रहता है और वो पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं होता है। ग्लोब का जो बीच का जो सुई हल्का सा तिरछा होता है और इसके चारों तरफ आप ग्लोब को रोटेट करते हैं। ये पृथ्वी जो है आपका रोटेट कर रहा है। तो ये जो आप देखते हैं इस साइड से एक रॉड सा बीच में डाला गया है। तो ग्लोब में ऊपर का ये पॉइंट और नीचे का एक पॉइंट, तो ऊपर का जो पॉइंट होता है उसे कहा जाता है उत्तरी ध्रुव और नीचे का जो पॉइंट है उसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप एक स्फेरिकल शेप माने यहाँ पे थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि ये जो सुई है वो कुछ हल्का सा टिल्ट रहता है और यहाँ पर जो पॉइंट है और यहाँ पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो एक को बोला जाता है उत्तरी ध्रुव और दूसरे को कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ये जो आप सुई ग्लोब में झुकी अवस्था में देखते हैं इसे क्या कहा जाता है? इसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर ये सुई गुजरती है, इन दो बिंदुओं से होकर के ये सुई गुजर रही है। तो जिन दो बिंदुओं से होकर के सुई गुजरती है उसे ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है, एक है उत्तरी ध्रुव और दूसरा क्या है? दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति
पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। जैसा कि हमने कहा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, उसी तरीके से आप ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की तरफ घुमा सकते हैं, राइट। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। जी हाँ, जो आप सुई देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप पृथ्वी पर टॉर्च लेके घूमने चलेंगे कि भाई देखते हैं कहाँ से सुई का नीरे निकला हुआ है, कहाँ पे सुई हला हुआ है। वास्तव में ऐसा कोई सुई नहीं है, ये काल्पनिक है, जो कि स्टडी करने के लिए इस चीज को बनाया गया है। ये काल्पनिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जो आप अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा जो पढ़ने वाले हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा जो होता है, ये सब काल्पनिक रेखा है। ऐसा कोई रेखा पृथ्वी पर खींचा ही नहीं गया है, ये सिर्फ समझने के लिए। ये ढेर सारा इन्फॉर्मेशन आप जो इकट्ठा करते हैं, जैसे आप किसी चीज़ का लोकेशन लोकेट कर पाते हैं, आप एरिया वाइज मौसम बता पाते हैं कि इस एरिया में इतनी गर्मी है, इस एरिया में इतनी ठंडी है। तो इन सब चीज़ों को मदद करने के लिए, इन सब चीज़ों को निकालने में मदद करने के लिए हम लोग एक काल्पनिक चीज़ मान के चल रहे हैं। तो वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। और एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, आइए हम उसकी बात करते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। क्लियर है? आइए हम इसकी बात करते हैं, कौन सी काल्पनिक रेखा है। हम आपको यहाँ पर एक बना के दिखाते हैं। मान लीजिए कि हमारा एक पृथ्वी है, कुछ इस तरीके से हमने दिखाया। इसके बीच से आप एक लाइन खींचिए, एक बीच से एक लाइन खींचिए। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को आप गौर से देखिएगा तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लाइन जो है इस ग्लोब को, यानी एक पृथ्वी को दो भाग में बांट रहा है। इससे ऊपर का एक हिस्सा और इससे नीचे का एक हिस्सा, दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो वही कह रहा है कि एक काल्पनिक रेखा जो इस ग्लोब को, यानी एक पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इस काल्पनिक रेखा को नाम दिया जाता है विषुवत वृत्त। क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त। इसे कहा जाता है विषुवत वृत्त, यहाँ पे लिखा गया है। इसे क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को, यानी ये आपका नॉर्थ साइड है, ये आपका साउथ है। क्लियर है? आप जब कभी पेपर में मैपिंग करते हैं तो ऊपर की तरफ नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका ईस्ट और ये होता है वेस्ट, राइट। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे आप देखें तो विषुवत रेखा के उत्तर में नॉर्थ साइड और दक्षिण में क्या है? साउथ। सॉरी, विषुवत रेखा के ऊपर क्या है? नॉर्थ, और दक्षिण में क्या है? साउथ। तो ये जो हिस्सा है इस साइड का, इसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। और विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण का जो हिस्सा है, ये कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन है विषुवत रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक हिस्से को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और दूसरे को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो यही आपका किताब कह रहा है कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, बिल्कुल इक्वल है, जितना ऊपर है उतना नीचे है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। वास्तव में ऐसा कोई लाइन नहीं है, ये काल्पनिक है समझने के लिए। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। का मतलब ये हुआ कि ये जो आप लाइन खींच रहे हैं, विषुवत रेखा खींचेंगे या फिर और कई सारे रेखाओं के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं, वो वास्तव में किसी लोकेशन को जानने में मदद करता है। क्लियर है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अब समझिए अक्षांश रेखा क्या है। आइए एक बार हम इसको क्लियर करते हैं कि अक्षांश रेखा क्या है। इसको हम मिटाते हैं, हम जानेंगे किसके बारे में? अक्षांश रेखा के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? अक्षांश रेखा। समझते हैं कि अक्षांश रेखा क्या है। ध्यान से देखिए, मेरे पास फिर से एक मॉडल हमने लिया। बीच वाले लाइन को आपने क्या माना? यह है आपका विषुवत वृत्त। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, यह हमारा विषुवत वृत्त है। अब क्या है कि इसी तरीके से और कई लाइन हैं। अगर आप लाइन खींचते चले जाएं, नीचे भी लाइन खींचते चले जाएं, तो जितने भी आप लाइन देख रहे हैं, ये सभी लाइंस क्या कहलाएंगे?
इन सभी लाइन को कहा जाएगा अक्षांश रेखा। ये सभी कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि आप देखिए जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं सभी एक दूसरे के समानांतर हैं। सभी एक दूसरे के क्या हैं? समानांतर। तो अक्षांश रेखाएं सभी एक दूसरे के समानांतर होती है। जैसे विषुवत रेखा है, तो विषुवत वृत्त जो आप देख रहे हैं, विषुवत रेखा जो है ये भी एक अक्षांश रेखा ही है, लेकिन इसको हमने एक स्पेशल नाम दिया है विषुवत वृत्त। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे उत्तरी ध्रुव तक और नीचे दक्षिणी ध्रुव तक, तो जितने भी लाइंस आप देख रहे हैं ये सबको क्या कहा जाएगा? अक्षांश रेखा। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए अक्षांश रेखा किधर से किधर की तरफ होता है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये पश्चिम से पूरब की तरफ होता है या पूरब से पश्चिम की तरफ होता है। क्लियर है? तो देखिए क्या कह रहा है किताब कि ये सभी रेखाएं क्या है? समानांतर रेखाएं होती है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, यानी डिग्री में मापा जाता है। ये जो विषुवत वृत्त है इसे दुनिया 0 डिग्री के नाम से जानती है। कितना? 0 डिग्री। तो आपसे पूछा जाएगा विषुवत वृत्त का डिग्री कितना होता है? 0। इससे ऊपर जो हम जाते हैं इधर नॉर्थ पोल की तरफ, तो ये आप जाते हैं 90 डिग्री तक, और नीचे भी जाते हैं 90 डिग्री तक, तो टोटल 180 डिग्री। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो आपका नॉर्थ पोल है इसका डिग्री कहा जाता है 90 डिग्री, और ये भी साउथ पोल है तो इसका भी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री कहा जाता है। और विषुवत वृत्त को कितना डिग्री कहा जाता है? 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री कहा जाता है। और इसको सिर्फ 90 डिग्री कहने से काम नहीं चलेगा। आप बताइए कि ये जो हिस्सा है ये किधर है? नॉर्थ साइड में, तो इसलिए इसको 90 डिग्री U लिखा जाता है, या फिर 90 डिग्री N लिखिए, और इसको 90 डिग्री S लिखिए। यानी साउथ के बदले हमने क्या लिखा? S, और नॉर्थ के बदले यहाँ पर किसे सूचित किया है? N से सूचित किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप ये देखिए, ये आपके सामने पृथ्वी का दिया गया है, बीच में विषुवत वृत्त है, इससे ऊपर जा रहे हैं, ये उत्तरी ध्रुव है, इधर आपका दक्षिण ध्रुव आएगा। तो जितने आप रेखाएं देख रहे हैं ये सभी कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। क्लियर है? जितना कुछ हम आपको बता रहे हैं लास्ट में हम सबको कनेक्ट करेंगे और फिर सारी बातें हम फिर से दोहराएंगे और एक ही फिगर बनाएंगे जिसमें हम सारा पॉइंट लिखेंगे और आपको याद करवा के तब छोड़ेंगे। क्लियर है? इसलिए आप ध्यान से सुनिए, सारे पॉइंट को हम लास्ट में ऐड करेंगे। क्या लिखा गया है? विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। हमने तो कहा कि विषुवत डिग्री वृत्त का डिग्री कितना होता है? 0। उसके बाद चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4, यानी 90 अंश। समझने वाली बात यह है कि यहाँ से ऊपर 90 और नीचे 90, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट से घूम के फिर वापस इस पॉइंट पे आएंगे तो ये 360 होगा, और इसको 4 भाग में बांटेंगे तो 90 90 करके बटेगा। तो इसीलिए इससे ऊपर का हिस्सा 90, फिर इससे ऊपर 90, फिर उस साइड में उधर 90, फिर 90, टोटल 4 90 आएंगे तो 360 होगा। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या कहता है जरा पढ़िए। नेक्स्ट पेज की तरफ अगर हम चले तो कह रहा है कि इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। बात तो सही है, विषुवत वृत्त से ऊपर का जितना भी रेखा आएगा उसे उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा, और विषुवत वृत्त के नीचे का जो रेखा होगा उसे दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। क्लियर है? और विषुवत वृत्त भी एक प्रकार का अक्षांश रेखा ही है, बस उसका नाम थोड़ा सा एक डिफरेंट दे दिया गया है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। वही बात हमने कहा कि अगर आप नॉर्थ में जा रहे हैं तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो आप लिखिए 90 डिग्री N यानी कि नॉर्थ, और अगर आप नीचे हैं तो लिखिए 90 डिग्री S यानी कि साउथ। यानी कि आप अगर नॉर्थ साउथ नहीं लिखिएगा तो पता नहीं चलेगा कि आप 90 डिग्री नॉर्थ को इंडिकेट कर रहे हैं या साउथ को, इसलिए NS लिखना जरूरी है। यानी U या फिर द से दिखाना जरूरी, U यानी कि उत्तरी और द यानी कि दक्षिण की दिशा की तरफ आप इंडिकेट कर रहे हैं। दिक्कत क्या है ना कि कहीं कहीं आप देखिए, एग्जाम्पल के लिए एक चीज दिया गया कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर है।
अब बताइए, महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है ये भी 20 डिग्री पर है, और ब्राजील का जो वो हिस्सा है वो भी 20 डिग्री पर है, तो फिर कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। इसलिए बताना जरूरी है कि कौन 20 डिग्री उत्तर में है और कौन 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात चल रही है। क्लियर है? इसलिए उत्तरी और दक्षिणी दर्शाना जरूरी है। अब क्या है कि 0 डिग्री एक इम्पोर्टेंट लाइन है जिसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं या फिर विषुवत रेखा कहा जाता है। इसी प्रकार कुछ और इम्पोर्टेंट लाइन है। तो अभी तक हमने 3 चीज जाना, एक 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, एक 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव, एक विषुवत वृत्त जिसका 0 डिग्री होता है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो आइए हम देखते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है, वैसे तो इस फिगर में ही हम आपको बता सकते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट है। 4 महत्वपूर्ण रेखाएं और भी हैं। कितने? 4 महत्वपूर्ण रेखा और भी है। देखिए कौन कौन। विषुवत वृत्त से, ध्यान से सुनिएगा, विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री ऊपर में जाइएगा, यानी कि नॉर्थ में जाइएगा, उत्तर में जाइएगा, तो एक रेखा मिलता है जिसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। और विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री दक्षिण में जाइएगा तो एक रेखा में है जिसका नाम है मकर रेखा। तो ये दोनों भी तो एक अक्षांश रेखा ही हुआ। इसे इंपॉर्टेंट लाइन की श्रेणी में रखा गया है। इसके पीछे का रीजन है हम आगे पढ़ेंगे, इसी अभी तुरंत पढ़ने वाले हैं इस चीज को। तो 2 लाइन हमने और बताया। 23.5 डिग्री उत्तर में जो है उसको कौन सा रेखा बोला जाता है, तो उसे कहा जाता है कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है उसे कौन सा रेखा कहा जाता है? मकर रेखा। उसी प्रकार आप विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री उत्तर में जाइएगा तो एक रेखा है जिसे कहा जाता है आर्कटिक वृत्त या फिर उत्तर ध्रुव वृत्त। क्या कहते हैं? उत्तर ध्रुव वृत्त या फिर आर्कटिक वृत्त। क्या कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त। और विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री दक्षिण में जाइएगा तो एक नाम है दक्षिण ध्रुव वृत्त या फिर अंटार्कटिक वृत्त। ध्यान से सुनिए, 66.5 डिग्री ऊपर में जो है वो उत्तर ध्रुव वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिण में आप जाइएगा तो मिलेगा दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो टोटल हमने कितने लाइन बताए? 4। हमने क्या कहा कि भैया विषुवत वृत्त से आप 23.5 डिग्री उत्तर में जाइए तो नाम कौन सा रेखा होगा? कर्क रेखा। विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री दक्षिण में जाइए तो नाम क्या होगा? मकर रेखा। 0 डिग्री से आप 66.5 डिग्री उत्तर में जाइए तो नाम क्या है? उत्तर ध्रुव वृत्त। 0 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिण में जाइए तो नाम क्या है? दक्षिण ध्रुव वृत्त। क्लियर है? तो ये 4 और इंपॉर्टेंट लाइन जोड़ लीजिए। टोटल पॉइंट अब मेरे लिए कितना हो गया? टोटल मेरे पास हो गया, एक हमने उत्तर ध्रुव जाना था, एक हमने जाना था दक्षिण ध्रुव 2, एक था मेरा विषुवत वृत्त 3, और 4 अभी जाना है। तो 4 3 7। क्लियर है? 7 इंपॉर्टेंट लाइन हमने जाना। एक जो पॉइंट के समान है यह है उत्तरी ध्रुव। यहाँ पर जाते जाते तो ये लाइन खत्म हो जाएगा ना। अब एक खास चीज हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि जब आप एक पृथ्वी का मॉडल बनाते हैं तो आप गौर से देखिएगा। हम एक अक्षांश रेखा खींचे बीच में जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, एक और लाइन खींचे, और लाइन खींचे, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं। क्या आपको कुछ बदलाव होता हुआ दिख रहा है? हमें तो दिख रहा है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर लाइन खींचते जा रहे हैं, ये जो लाइन है, ये जो अक्षांश रेखा है, सभी क्या है? अक्षांश रेखा। इसका साइज घटता चला जा रहा है। जो विषुवत वृत्त है इसका साइज सबसे बड़ा है, लेकिन बाकी का साइज जो है घटता चला जा रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी रेखा है जिसका साइज घटता चला जाता है ध्रुवों की तरफ जाने पर? तो जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी लंबाई घटती चली जाती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती चली जाती है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान होती है। आप लिखते भी जाइए, कॉपी पेन साथ में रखिए। कुछ पॉइंट को नोट भी करना चाहिए, कुछ पॉइंट को सुनना चाहिए जो सुनने से याद हो जाएगा। कुछ पॉइंट ऐसा है जो इसमें लिखा नहीं जा रहा तो आप उसको नोट भी अपने हिसाब से शॉर्ट में कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि विषुवत वृत्त से ऊपर आप जितना भी अक्षांश रेखा खींचिएगा सबका लंबाई
ध्रुव की तरफ आप जाइएगा तो घटता चला जाएगा, ध्रुव से नीचे की तरफ आइएगा तो लंबाई बढ़ता चला जाएगा। दूसरा पॉइंट, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट नहीं? अब इसमें जिसने जो लाइन हमने बताया था वो लाइन दिमाग में छप गया। आप बताइए, एक ग्लोब है, बीच में जो 0 डिग्री लाइन है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है विषुवत रेखा। उसके उत्तर में 23.5 डिग्री पर जो है उसको कहा जाता है कर्क रेखा। उसके बाद इसके जो 0 डिग्री है उसके दक्षिण में 23.5 डिग्री जो लाइन है उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मकर रेखा। अब आपसे एक क्वेश्चन और है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है उत्तर ध्रुव वृत्त या आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री दक्षिण में जो लाइन है, ये जो लाइन है इसे कहा जाता है दक्षिण ध्रुव वृत्त या फिर अंटार्कटिक वृत्त। और 90 डिग्री नॉर्थ साइड में उत्तर ध्रुव है और यहाँ पर 90 डिग्री साउथ है जो कि दक्षिण ध्रुव है। क्लियर है? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट पॉइंट जो हमने बताया था कि जो विषुवत रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है और जैसे जैसे हम ध्रुव के पास आते जाते हैं इसकी लंबाई जो है घटती चली जाती है। क्लियर है? तो आगे हम बढ़ते हैं। अब जो कुछ भी हमने आपको बताया वही चीज यहाँ पर मेंशन किया गया है। कह रहा है किताब कि महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं विषुवत वृत्त, उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं हैं। अभी अभी जो हमने 4 डिस्कस किया वही ये बताएगा। तो हम देखते हैं ये क्या क्या लिखा हुआ है। आइए देखते हैं क्या 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 है। देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी में एक एक लाइन लिखा गया। अगर आप एनसीईआरटी को सही से पढ़े तो आपको दूसरा कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लास 6 से लेके जो 12 तक का एनसीईआरटी अगर आप उसको अच्छे से समझते हैं, उसका नोट्स बनाते हैं, याद करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट मारिएगा कोई भी सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं तो आपका इजी वे में होगा। अब बाकी जो और रैंडम बुक जो मार्केट में आता है तो उसका दिक्कत क्या है ना कि वो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, आपको बच्चों की तरह नहीं समझाता, जिस कारण से आपके दिमाग में प्रेशर याद करने का बढ़ जाता है। लेकिन ये चीज जो है आराम से पढ़ते पढ़ते याद होने लगता है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है। बात सही है, एक लाइन ये भी इंपॉर्टेंट है। 23.5 डिग्री उत्तर में। मकर रेखा कहाँ पे है? 23.5 डिग्री दक्षिण में। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में क्या है? दक्षिण ध्रुव वृत्त है। यही बात हमने अभी पढ़ा है। अब क्या है, पृथ्वी के ताप कटिबंध हमको पढ़ने हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम एक फिर से मॉडल बना रहे हैं। आपको पता है ये है कौन सा लाइन? 0 डिग्री। अगर हम एक और लाइन खींचे तो ये लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, जिसको आप कौन सा रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। कौन सा रेखा? कर्क रेखा। और एक लाइन और अगर आप खींच ले तो इसको हम भी 23.5 डिग्री क्या मान रहे हैं? साउथ में कह रहे हैं। इसका नाम है मकर रेखा। कौन सा रेखा? मकर रेखा। तो अब आप ध्यान से सुनिए क्या कहा जा रहा है। ताप कटिबंध ही आपको हम समझा रहे हैं। होता यह है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो सबसे ज्यादा उष्मा, सूर्य की जो है वो उष्मा का स्रोत है। तो सूर्य की किरणें का जो प्रभाव है, सूर्य की किरणों का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा इस एरिया में होता है। इस एरिया में होता है क्योंकि आपको पता है पृथ्वी गोलाकार है, तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो इस एरिया में होता है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में। कहने का अर्थ ये है कि सूर्य की उष्मा का सबसे ज्यादा प्रभाव यदि आपको देखना है तो आप नॉर्थ से साउथ में जाइए 23.5 डिग्री, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्मा अधिक प्राप्त होती है। और आप खुद ही बता दीजिए जहां पर उष्मा अधिक प्राप्त होगा वहां पर गर्मी ज्यादा ना होगा? तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में उष्मा ज्यादा प्राप्त होता है, गर्मी ज्यादा होता है। इसीलिए इतना दूर के एरिया को, इस एरिया को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध कहा जाता है? उष्ण कटिबंध। तो ये बात आपके यहाँ पे लिखा हुआ है बुक। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र किस कटिबंध के नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंध के नाम से। क्यों? क्योंकि वहां पर उष्मा सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। अब सवाल है कि सर ऊपर क्यों कम प्राप्त होती है? तो ये गोलाकार है तो यहाँ पर ये तिरछा जाता है रोशनी,
तिरछा उष्मा पहुंचता है, इसलिए कम उष्मा प्राप्त कर पाता है, लेकिन जो सामने रहता है फ्रंट में उसको उष्मा ज्यादा मिलता है। अब इसका एक रीजन आपको हम बताते हैं, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्लियर है? पहले आपको हम समझा रहे हैं, फिर आपको बुक में दिखा रहे हैं। आप भी पढ़िए, एनसीईआरटी खोल के बगल में रखा कीजिए, ध्यान से पढ़िए, यहाँ भी सारा चीज खुला हुआ है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र कौन से कटिबंध कहा जाता है, उष्ण कटिबंध। रीजन समझ में आया? क्योंकि वहां पर उष्मा सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो इतना तो फिक्स, इतना यही बात तो ये भी कह रहा है कि इस एरिया में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है, इसीलिए यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगा। यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगा तो यहाँ के लोग काले ज्यादा होंगे। भाई काला होगा ना, हम तो गोरे हैं, क्योंकि हम उस एरिया में रहबे नहीं करते हैं। आपको भी हम बताना चाहते हैं कि आप अगर ये लेक्चर देख रहे हैं और आप कहीं ना कहीं बिहार से जुड़े हैं तो आप भी इस एरिया के नहीं हैं। देखिए आपको कैसे हम बताते हैं। अभी हम इस चीज को बता रहे हैं, आप ध्यान से जरा देखिए। मान लीजिए कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कैसे वहाँ के लोग काले होंगे। ये आपका विषुवत पृष्ठ है, ये आपका कर्क रेखा है, ये आपका मकर रेखा है मान लीजिए, और ये आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया है। तो आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया का जो ये भाग है, नीचे वाला भाग, इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा सब है, वो सब कहाँ पे लाई कर रहा है? ये हिस्सा ज्यादातर किस एरिया में आ रहा है? ये आ रहा है कर्क और मकर के बीच में। तो बताइए, यहाँ पर जो आपका आंध्रा है या फिर तमिलनाडु है, केरल है, इस सब एरिया में सूर्य का रोशनी ज्यादा प्राप्त होगा, उष्मा ज्यादा प्राप्त होगा। अब उष्मा ज्यादा प्राप्त होगा तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगा, और धूप ज्यादा लगेगा तो यहाँ का आदमी काला काला होगा। तो देखिए, साउथ का एक्टर्स आप नहीं देखते हैं, साउथ के लोग जो गुंडा सब भयानक भयानक होता है, काला मुंह वाला, इतना बड़ा बड़ा खतरनाक, तो ये सब जो है वो साउथ के हैं। और साउथ में क्या होता है, ये जोन कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, ये कर्क से मकर के बीच का एरिया है। यही कारण है कि यहाँ के अधिकतर लोग काले होते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो आपको पता है कि इधर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी, तो यहाँ के लोग काले कम और गोरे ज्यादा होंगे। तो आप देख लीजिए कहाँ का आदमी, आपको अगर देखना है तो आप चले जाइए कश्मीर, कश्मीर का जो एरिया है, लद्दाख का जो एरिया ऊपर का एरिया है, यहाँ के लोग बहुत गोरे होते हैं, यहाँ पर काफी सुंदर सुंदर लोग होते हैं। क्लियर है? ये स्मार्ट सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर आपको मिलेगा, काफी गोरा गोरा कहाँ का मिलेगा, इस एरिया का मिलेगा, अपने इंडिया में। तो यही कारण है कि ये हीट जोन का रीजन है। अब बताइए, हर जगह साइंस है, जो आपका ज्योग्राफी है ये भी बहुत कुछ बता रहा है। यहाँ तक क्लियर है? उष्णकटिबंध सबको समझ में आ गया। अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं और आगे देखते हैं क्या कहता है। कटिबंध केवल एक ही नहीं है, आपको पता है कि यहाँ पर इस एरिया में गर्मी ज्यादा है तो इसे उष्णकटिबंध कह दिया गया। फिर से आपसे पूछें, उष्णकटिबंध किस, कहाँ से कहाँ तक का एरिया है? कर्क रेखा से मकर रेखा का बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। आइए आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या लिख रहा है। लिख रहा है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, तिरछा होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है और इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब मेरी भाषा में इस बात को समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है? ये आपसे कहना ये चाह रहा है, ये कह रहा है कि आप कर्क से मकर तक चले आए, अब जरा कर्क से ऊपर जाइए और मकर से नीचे जाइए, और तब देखिए कि वहाँ का तापमान क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कि हमने एक बना लिया मॉडल। अब एक लाइन खींचे, विषुवत रेखा, ये आपका कर्क, ये आपका मान लेते हैं मकर, ये मकर है, ये क्या है? कर्क रेखा है। अब आपको पता है एक और लाइन तो होता है इस लाइन को कहा जाता है 66.5 डिग्री नॉर्थ का है, उत्तर ध्रुव वृत्त, और ये है 66.5 डिग्री साउथ का है। किसका है? साउथ का है। तो इसे दक्षिण ध्रुव वृत्त कहा जाता है। तो सूर्य की किरणें इस एरिया में तो अच्छे से पड़ता है, लेकिन इस वाले एरिया में थोड़ा तिरछा होता है, जिस कारण से ये एरिया, यानी उत्तर ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा का बीच का एरिया, और इधर मकर रेखा, मकर रेखा
और भाई क्या कर दिए इसको, तो मकर रेखा ये तो 23.5 डिग्री था ना, यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का 66.5 डिग्री ये है, सॉरी ये है 66.5 डिग्री साउथ का। ध्यान से सुनिए, फिर से हम बोल रहे हैं, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के और 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में, यानी कि कर्क रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त का, सॉरी उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच में जो एरिया है, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिस कारण से इस एरिया में क्या होता है, उतना गर्मी न होकर के थोड़ा सा ठंडा होता है। तो इस एरिया को नाम दिया जाता है कौन सा, शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। तो क्या ये बात आपको क्लियर हो रहा है, इसको कौन सा कटिबंध कहा जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। उसी तरीके से मकर और इस एरिया का बीच का जो है, ये भी कौन सा कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है। तो ऊपर में कर्क और 66.5 के बीच में, और नीचे मकर और 66.5 के बीच का एरिया किस कटिबंध के नाम से जाना जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध के नाम से, क्योंकि सूर्य की किरणें उस एरिया में जाते जाते थोड़ी सी तिरछी हो जाती है और वहां पे गर्मी कम पड़ता है, ठंड थोड़ा बढ़ जाता है। क्लियर है। अब हम आते हैं, इससे ऊपर की बात कर लेते हैं। अब ये जो एरिया आप देख रहे हैं 90 डिग्री नॉर्थ से लेके और 66.5 डिग्री का बीच का एरिया, ये जो आपका एरिया है, ये वाला एरिया, और इधर ये वाला जो एरिया है, आप खुदे बता दीजिए, यहाँ पर सूर्य की किरणें तो और तिरछा पड़ेगी ना। तो यहाँ पर अगर सूर्य की किरणें और ज़्यादा तिरछी होंगी तो यहाँ पर टेम्परेचर और ज़्यादा कम होगा। तो ये अगर शीतोष्ण है तो ये पूरी तरीके से शीत कटिबंध है। ये जो दोनों एरिया है, एक ऐसा कटिबंध है, ये शीत कटिबंध है। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत, तो बताइए कटिबंध कितने, 3, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब हम आपको अच्छे से इसको, आपके पृथ्वी का जो मॉडल है उसमें हम आपको दिखाते हैं। इसमें दिखाया गया, अब देखिए ध्यान से, इसमें क्लियर कर दिखाया गया है। हमने कहा कि 66.5, 23.5 ऊपर में, और नीचे भी 66.5 और 23.5 के बीच में क्या होता है, इस एरिया में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिस कारण से इस एरिया को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का एरिया है, इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंध। और उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव, इसका जो बीच का एरिया है, नीचे दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो एरिया है, इस एरिया को कहा जाता है कौन सा कटिबंध, शीत कटिबंध। तो टोटल कटिबंध कितने हो गए, 3, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। देखिए उष्ण कटिबंध का एरिया एक ही है यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन ऊपर भी मिलेगा आपको शीत कटिबंध और दक्षिण में भी क्या मिलेगा, शीत कटिबंध। उसी प्रकार ऊपर में भी मिलेगा शीतोष्ण कटिबंध और नीचे भी मिलेगा शीतोष्ण कटिबंध। तो अब आपका क्या काम है कि दिमाग में रखना कहाँ से किसके बीच में कौन सा कटिबंध है। एक बार हम 2 मिनट के लिए और आपको रिवीजन करवा देते हैं लाइंस का, कि कौन कौन लाइन है। क्या लाइन के बारे में एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आप मेरे साथ बोलिएगा मन ही मन, जो लाइन हम लोग डिस्कस किए हैं सारा चीज हम बोल रहे हैं। पहला चीज कि ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी ग्लोब एक पृथ्वी का ही मॉडल है। ग्लोब पर जो कुछ भी साइज में आपका दिखाया गया है, सेम उसी तरीके से शेप साइज जो होता है वो होता है पृथ्वी पर। दूसरा ये कि ग्लोब पर जो आप रेखाएं खींचते हैं, अक्षांश रेखाएं दिखाने के लिए, या फिर जो सुई जो आप दिखाते हैं जिसको हम लोग अक्ष बोलते हैं, ऐसा कोई भी वास्तविक रूप में कुछ भी नहीं है, ये सब काल्पनिक है। सुई जिस 2 पॉइंट से बिलोंग करता है, ऊपर वाले पॉइंट को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा हमने जाना कि लाइंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लाइन जो इस पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है, इस लाइन को कहा जाता है विषुवत वृत्त। क्या कहा जाता है, विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त का डिग्री कितना होता है, 0 डिग्री। विषुवत वृत्त के ऊपर का हिस्सा चूंकि उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का जो हिस्सा है उसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात अगर हम देखें तो 23.5 डिग्री उत्तर में जो लाइन है, जो अक्षांश रेखा है, उसे कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिण में जो लाइन है उसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। 66.5 डिग्री उत्तर में जो लाइन है उसे उत्तर ध्रुव वृत्त कहा जाता है, और 66.5 डिग्री दक्षिण में जो लाइन है उसे दक्षिण ध्रुव वृत्त कहा जाता है।
दूसरा जो आपका 90 डिग्री साउथ में है और 90 डिग्री जो नॉर्थ में है, ये पोल है, ये उत्तर ध्रुव है और ये क्या है, दक्षिण ध्रुव है। उसके बाद हमने बताया था आपको कि जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं सबके बीच का दूरी समान होता है, और जैसे जैसे विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाते हैं अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है वो घटती चली जाती है। लंबाई क्या होती चली जाती है, घटती चली जाती है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की और मेरा ख्याल है कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर आप ध्यान से सुने हैं, बार बार मन में सोचें इस चीज़ को, तो आपको याद भी हुआ होगा। क्लियर है? ये आपका एनसीईआरटी का सीरीज चलता रहेगा, इसमें बहुत कुछ आने वाला है, साइंस भी आएगा, एसएसटी का सारा पार्ट आएगा, काफ़ी सारा सब्जेक्ट आने वाला है। तो आप इसको सपोर्ट कीजिए, ताकि अगर बाई चांस मान लेते हैं कि आप टीच एक्स्ट्रा परिवार से जुड़े हैं और आपका पढ़ाई पूर्ण हो गया है लेकिन आप सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो आपके सिवाय किसी और को भी फायदा पहुंचे, तो इसलिए इस चीज़ को सपोर्ट कीजिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखी, इतनी सारी बातें हम लोग किए। अब जो हमारा कल का टॉपिक होगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देशांतर के बारे में जानेंगे। इसके बारे में, देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे कि देशांतर रेखा क्या होता है। क्या इसमें कोई दिक्कत? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।